नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल पांडे बाबा लॉज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राजस्थान जुडिशरी के रिगार्डिंग कई एक्ट्स डील किए जा चुके हैं। आज हम डील करेंगे द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। ठीक है, ये 23 दिसंबर 1986 को इसको प्रेसिडेंट की असेंट मिली और इन्फोर्समेंट इसकी जो डेट है वो 2 अक्टूबर 1987 है। दोनों डेट्स का आप ध्यान रखिएगा। ये एक्ट मेनली बना है इसलिए, प्रेम्बल जो इसका कहता है कि प्रोहिबिट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, ठीक है, जो कि महिलाओं के अशिष्ट रूपण को प्रतिषेध करने के लिए बनाया गया है और वो किस प्रकार से हो या उसके आनुषांगिक विषयों के लिए अधिनियम ये बनाया जा रहा है। 10 सेक्शन है साथियों इसमें, बहुत छोटा सा एक्ट है, देख लेते हैं। और इसके कुछ एमसीक्यूज़ भी हैं, वो भी हम लास्ट में यहाँ पर डील कर देंगे साथ में ही। और इसमें एक लीडिंग केस भी है, हम देखते हैं, एक आप चाहें तो नोट कर लें। चंद्रकांत कल्याण दास कोकोदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये केस है। इसमें कहा गया था कि अश्लीलता का कोई निश्चित पैमाना नहीं है या समाज के बदलने पर निर्भर है। जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप करती है वैसे वैसे समाज के अनुसार ये बदलती रहती है। और अश्लीलता से संबंधित प्रोविज़न आईपीसी में भी आप देखते हैं कहाँ पर है, तो सेक्शन 292 और 293 इसके बारे में वहाँ पर डील करता है। आप देखते हैं ऑब्सीन एक्ट्स और उसके बारे में। ठीक है, हिकलिन टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे पूछते हैं जो है। लेडीज़ चटर्जीज लवर्स केस इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर पूछ लिया जाता है कई बार, तो वो प्रोविज़न्स आईपीसी में है। यहाँ पे देखते हैं आप सेक्शन 1 पे आ जाइए, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो इसका एक्ट का नाम स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। पहले एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर होता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद होल ऑफ इंडिया रहता है। और यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में सूचना द्वारा नियत करे। तो 2 अक्टूबर 1987 को ये नोटिफाइड हुआ। तो इन्फोर्समेंट डेट इसकी साथियों 2 अक्टूबर 1987 है। और अगर पूछा जाए कि कब आया ये एक्ट या राष्ट्रपति की एसेंट कब मिली, तो 23 दिसंबर 1986 है। डेफिनेशन क्लॉज पे आ जाते हैं। सेक्शन 2 में 6 डेफिनेशंस दी हुई हैं। फर्स्ट में आपका ए में है एडवर्टाइजमेंट डिफाइन है। एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या आता है? एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और अदर डॉक्यूमेंट एंड आल्सो इंक्लूड्स एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मींस ऑफ एनी लाइट, साउंड, स्मोक और गैस। ठीक है, विज्ञापन के अंतर्गत सूचना परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य दस्तावेज हैं। और इसमें प्रकाश, ध्वनि, धुआं या गैस के माध्यम से किया गया कोई भी दृश्यरूपण है। ये सारी माध्यमों से किया गया कोई भी चीज़ जो है विज्ञापन के अंतर्गत आएगी। बी में डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बात करता है आपका बाय वे ऑफ सैंपल्स, वेदर फ्री और अदरवाइज। ठीक है, नमूनों के द्वारा जो किया जा रहा हो, चाहे वह मुफ्त हो या फिर अदरवाइज। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, सी में डिफाइन है। तो इसमें बताया गया है कि ऐसे स्त्री की आकृति, उसके रूप या शरीर, उसके किसी अंग का किसी ऐसी रीति से ऐसे रूप में चित्रण करना अभिप्रेत है जिसका प्रभाव अशिष्ट, अपमानजनक या निंदनीय हो या लोक नैतिकता या नैतिक आधार के विकृत, भ्रष्ट या क्षति होने की संभावना है। ठीक है, तो डी पे आ जाते हैं। डी में लेबल डिफाइन है। लेबल में आपका क्या क्या आ जाता है? रिटन, मार्क्ड, स्टैम्प्ड, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर। ठीक है, चिन्हित, स्टाम्पित, मुद्रित या चित्रित विषय वस्तु अभिप्रेत है। ई में पैकेज है। पैकेज में बॉक्स, कार्टन, टिन और अदर कंटेनर आ जाता है। और एफ में प्रेस्क्राइब्ड है, तो प्रेस्क्राइब्ड में प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स। तो 6 डेफिनेशन क्लॉज हैं, आप इसका देख सकते हैं। एक शॉर्ट फॉर्म भी है, देख लें तो आदिल पीपी ऐसे है, आदिल पीपी बन गया। आप अपना कुछ भी बना सकते हैं अपना शॉर्ट फॉर्म। तो ए में हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट, डी में हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बी में। फिर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन 2C में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्ट है ये और उसको डिफाइन किया जा रहा है 2C में। एल से लेबल हो गया डी क्लॉज में, और फिर पैकेज, फिर प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, फिर आ जाते हैं सेक्शन 3 और 4 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक्ट के, क्योंकि 3 में प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स की बात कर रहा है। ठीक है, विज्ञापनों का प्रतिषेध है जो कि स्त्री के अशिष्ट रूपण से संबंधित है। और 4 में उन्हीं विज्ञापनों का जो है पब्लिकेशन पर प्रतिषेध है, चाहे वह प्रकाशन डाक द्वारा भेजा जा रहा हो या अन्य किसी माध्यम से, तो उन पर प्रतिषेध है। तो 3 में अगर कोई इस एक्ट के वायलेशन में कोई एडवर्टाइजमेंट हो रहा है तो उसको प्रोहिबिट किया जा रहा है साथियों।
और 3 और 4 दोनों के लिए पनिशमेंट आपके सेक्शन 6 में, यहाँ पे एकमात्र सेक्शन है जहाँ पे पेनल्टी दी है, वो सेक्शन 6 है। आगे अभी हम देखेंगे, दोनों के लिए वहीं पे है। 4 में देख लेते हैं कि पब्लिकेशन पर प्रोहिबिशन है। तो कोई व्यक्ति कोई ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज़ पत्र, स्लाइड, ठीक है, नहीं यूज़ करेगा जो कि प्रोड्यूस्ड, सेल, लेट टू हायर, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर किसी भी माध्यम से आती हो, इसमें नहीं आएगी, उसका प्रयोग नहीं करेगा। जो कि इस एक्ट के को वायलेशन में किया जा रहा हो, उसको ना तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ना परिचालित करेगा, ना डाक द्वारा भेजेगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं साथियों। सेक्शन हम देख रहे हैं 4 के आपके 3 एक्सेप्शंस हैं, जो कि बात करते हैं कि फर्स्ट ABC 3 है कि अगर लोक कल्याण में, पब्लिक गुड में अगर कोई बात प्रकाशित की जा रही है जो कि विज्ञान, साहित्य, कला अथवा विद्या, सर्वसाधारण संबंधी अन्य उद्देश्यों के हित में है या फिर सद्भावपूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए है, तो वहाँ पर ये एक्ट का वायलेशन नहीं माना जाएगा। क्लॉज बी में कह रहा है कि अगर पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम के अंतर्गत किसी प्राचीन संस्मारक, ठीक है, कोई एंशियंट मोनूमेंट है जो कि एंशियंट मोनूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंतर्गत आता है, या फिर कोई ऐसा जो है मंदिर या उसमें मूर्तियों के प्रवहन के लिए कोई रथ या उसको प्रयोग किया जा रहा है उसके द्वारा, तो वहाँ पर लागू नहीं होगा। और सी में बता रहा है कि सिनेमेटोग्राफी एक्ट के पार्ट 2 पर ये लागू नहीं होगा। तो इन तीनों चीज़ों में अगर कोई चीज़ आ रही है तो वहाँ पर वायलेशन नहीं माना जाएगा साथियों। फिर सेक्शन 5 है पावर्स टू इंटर एंड सर्च, प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए शक्तियाँ। तो किसको है प्रवेश और तलाशी लेने की शक्तियाँ? तो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी, ध्यान रखिएगा, मार्क कर लीजिए इसको, कि गेस्टेड ऑफिसर अथोराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, वो कर सकता है स्थानीय सीमाओं के भीतर इस प्रकार प्राधिकृत है। फिर जब वो करेगा पावर टू इंटर एट सर्च, तो क्या करेगा? ABC 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले इंटर करेगा, ठीक है, फिर बी में सीज कर रहा है, फिर एग्जामिन कर रहा है। तो इंटर करेगा, अगर देखेगा कि कोई ऐसा वहाँ पर मैटर है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, तो उचित समय पर प्रवेश करेगा, तलाशी लेगा। बी में जो भी रेखाचित्र, रंग चित्र, फ़ोटो, विजुअल्स, आकृति जो भी होंगे उनको सीज करेगा। फिर सी में एग्जामिन कर रहा है, एग्जामिन करेगा तो वहाँ पर भी परीक्षण कर सकता है और वहाँ पर भी सीज कर सकता है। लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा, प्रोवाइजो इसका जो प्रोवाइडेड दैट बता रहा है कि प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में, किसी प्राइवेट निवास गृह में वारंट के बिना नहीं जाएगा, मार्क कर लीजिएगा इसको, इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे आ जाते हैं कि कोई प्रोवाइजो इसका एक बता रहा है नेक्स्ट ये, कि कोई विज्ञापन अंतर्विष्ट है अगर उसको सीज किया जा रहा है तो वो इस प्रकार से नहीं सीज किया जाएगा कि उसकी वैल्यू पे, जो मार्केट वैल्यू है, वो उस पर पूरा असर पड़ जाए। जैसे सपोज दैट कोई मैगज़ीन है, उसमें कोई पोर्शन ऐसा है जो कि इंडिसेंट है, ठीक है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन से, तो ऐसा नहीं उसमें से फाड़ के निकाल लेंगे, पूरी की पूरी मैगज़ीन को वो सीज़ करेंगे। फिर वो जो भी अंडर ट्रायल आएंगी चीज़ें देखा जाएगा, अगर है तो ठीक है, नहीं तो वो अगर नहीं उसके अंतर्गत एक्ट के वायलेशन में आ रहा है तो फिर वो वापस हो जाएगी बाद में। तो इस तरीके से उसको नहीं किया जाएगा। क्लॉज 2.5 का कहता है कि सेक्शन 94 CRPC के प्रोविजंस यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। 94 क्या बात करता है कि वहाँ पे जब कोई संदेह होता है, कोई कूट रचित या संपत्ति के चुराने के संबंध में अगर कोई तलाशी लेनी होती है तो 94 वहाँ पे प्रोविज़न देता है, तो वो यहाँ पे फॉलो किए जाएंगे। फिर 5 क्लॉज 3 बात करता है कि निकटतम मजिस्ट्रेट को इत्तला देगा कि उसने वस्तु की अभिरक्षा के संबंध में उससे आदेश प्राप्त करेगा यथाशीघ्र, ठीक है। अब ग्रहण करता है तो वह तुरंत जो है निकटतम मजिस्ट्रेट को सूचना देगा और उससे आदेश प्राप्त करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 6 पे, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेनाल्टी से डील करता है। पेनाल्टी मैंने पहले ही बताया 4-5 दोनों की आपका जो है पब्लिकेशन और आपका एडवर्टाइजमेंट के प्रोहिबिशन और पब्लिकेशन दोनों के 3 और 4 की रिलेटेड पेनाल्टी 6 में है। क्या है? 2 वर्ष तक की है या और जुर्माने से जो 2000 रुपये तक है फर्स्ट कन्विक्शन पर, ध्यान रखिएगा, किसी भी भांति के कारावास से, ठीक है। सिंपल रिग्रेस कोई भी हो सकता है। और अगर दोबारा फिर से सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होता है तो वहाँ पे कितनी है? 6 मास से कम की नहीं होगी साथियों, मार्क कर लीजिएगा। और जो कि 5 वर्ष तक की होगी और जुर्माना 10 वर्ष से कम का नहीं होगा, और जो कि आपका 1 लाख रुपए तक हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पेनाल्टी एक मात्र है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 7 आ जाइए, ऑफेंसेस बाय कंपनीज, कंपनियों द्वारा अपराध।
अगर कंपनी द्वारा कोई अपराध किया जा रहा है उस कंपनी, तो वहाँ पे कौन लायबल होगा? उस कंपनी का भार साधक, ठीक है, जो भी इंचार्ज होगा, या फिर जो कि वहाँ पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस देख रहा है, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ कंपनी देख रहा है, उसको माना जाएगा कि वो गिल्टी होगा, उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स की जाएंगी। लेकिन अगर उसकी जानकारी के बिना, प्रोवाइजो क्या कह रहा है 7 फर्स्ट का देखिएगा, कि पर्सन लाइबल टू एनी पनिशमेंट कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज और दैट ही हैड एक्सरसाइज्ड ऑल ड्यू डिलीजेंस, कि उसकी जानकारी में नहीं था, उसने सम्यक तत्परता बरती थी, तो वहाँ पर उसको लायबल नहीं किया जाएगा। 7 क्लॉज 2 कह रहा है कि अगर उसकी कंसेंट से या उसकी मौनानुकूलता में किया गया है, जो भी उसका भार साधक है कंपनी का, विद द कंसेंट और कॉनिवांस ऑफ और इज एट्रीब्यूटेबल टू एनी नेग्लेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ एनी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी, तो वहाँ पर जो डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर होगा उसके अगेंस्ट उसको कार्रवाइयाँ की जाएंगी और उसे पनिश किया जा सकता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में बता रहा है कंपनी में क्या क्या आता है। तो कंपनी में कोई भी कॉरपोरेट निकाय आता है, निगमित निकाय, इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है, और फर्म के संबंध में भी मैं बता रहा है निदेशक से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है। ठीक है, सेक्शन 8 आ जाइए, ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना। जनरली हम देखते हैं कि अपराध जहाँ पे संज्ञेय होता है वहाँ पर अजमानती होता है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा इस चीज़ को कि इस एक्ट के अंतर्गत जो भी ऑफेंसेस हैं वो क्या हैं? बेलेबल हैं, लेकिन क्या हैं? कॉग्निजेबल हैं। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 9 पे हम। सद्भावपूर्वक अगर कोई की गई कार्रवाई के लिए प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, कि सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण है, कि इस एक्ट के अंतर्गत अगर कोई भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या उसका कोई भी अधिकारी कोई सद्भावपूर्वक कार्रवाई कर रहा है तो उसके लिए कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जाएंगी। सद्भावपूर्वक वही आईपीसी के सेक्शन 52 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, फिर नियम बनाने की शक्ति यहाँ पे किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को है, वो रूल्स बनाएगी और जो भी रूल्स बनाए जाएंगे 30 दिन की अवधि के अंतर्गत सदन में रखे जाएंगे, क्लॉज 3 में बता रहा है। तो साथियों ये एक्ट यहाँ पे समाप्त होता है 10 सेक्शन से, 10 सेक्शंस बता दिए गए। मेनली सेक्शन 3-4 इंपॉर्टेंट है जो कि प्रोहिबिशन कर रहा है एडवर्टाइजमेंट और पब्लिकेशन को। 6 में पेनल्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 8 में बेलेबल और कॉग्निजेबल की बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। फिर कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ MCQs हैं, देख लेते हैं हम, वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आइए देख लीजिए, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 कब से प्रवर्तन में है? तो बताइए, आप जान ही रहे हैं, 2 अक्टूबर 1987 से। ठीक है, बताया मैंने, इस दिन नोटिफाइड हुआ था। फिर क्वेश्चन 2 पे आ जाइए, विज्ञापन के अंतर्गत आता है, ऑप्शंस हैं रैपर, सर्कुलर, ध्वनि के माध्यम से किया गया दृश्यरूपण या उपयुक्त सभी, तो सारे आते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा, एडवर्टाइजमेंट ए में ही डिफाइन है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, स्त्रियों का अशिष्ट रूपण का तात्पर्य है आकृति का अशिष्ट रूप से वर्णन, स्त्री के रूप में अशिष्ट रूप में वर्णन, या स्त्री का अशिष्ट रूप में वर्णन, या उपयुक्त सभी, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए कि कौन सी धारा स्त्रियों के अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाती है? तो विज्ञापन में मैंने आपको बताया है, सेक्शन 3 है, विज्ञापन पे रोक लगाता है। ठीक है, और सेक्शन 4 पब्लिकेशन पे रोक लगाता है उनके। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का प्रोहिबिशन 3 में है, 4 में पब्लिकेशन पे, कंफ्यूज मत होइएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सी धारा स्त्रियों के अशिष्ट रूपण करने वाली पुस्तक, पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन पर, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, तो धारा 4 प्रकाशन पर रोक लगा रही है, सही ऑप्शन है धारा 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, इस नियम के उपबंधों का उल्लंघन निम्नलिखित किस धारा के अधीन दंडनीय है? तो धारा 6, करेक्ट ऑप्शन डी है, घा यहाँ पर 6 में पेनाल्टी दी गई है, पढ़ा आपने अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 या 4 के उपबंधों का उल्लंघन दंडनीय है? तो ऑप्शंस हैं कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या खा जुर्माने से जो 2000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों का तथा खा, तो सही ऑप्शन है दोनों। फर्स्ट कन्विक्शन पे आपका 2 वर्ष तक की और जुर्माना 2000 तक का हो रहा था, सेकंड पे मिनिमम आपकी 6 माह तक की सज़ा हो रही जो कि 5 वर्ष तक की जा रही है, और जुर्माना जो कि 10,000 मिनिमम है और 1 लाख तक का जा रहा है, बताया है। क्वेश्चन नंबर 8, इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा, कैसा होगा? संज्ञेय और जमानती, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 8 बताया गया है। नेक्स्ट आ जाइए, इस अधिनियम के अधीन नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो आपने पढ़ा लास्ट में सेक्शन 10, केंद्र सरकार को। कंपनियों द्वारा अपराध को दंडनीय बनाया गया है किस सेक्शन में? सेक्शन 7 में, करेक्ट ऑप्शन ए है।
ठीक है, लास्ट आ जाइए। अधिनियम का उल्लंघन करने वाले स्थान पर प्रवेश एवं तलाशी लेने की शक्ति किसे प्राप्त है साथियों? तो सेक्शन 5 बताता है कि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी राजपत्रित अधिकारी को। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक्ट समाप्त हुआ आपका इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के माध्यम से हमारी टीम के द्वारा और भी एमसीक्यूज़ और जो एक्ट्स माइनर हैं उनको आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। बस आप उत्साह बनाए रखिए हम लोगों का इसी तरीके से। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।